हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एसएचडी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो आज मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है फेशियल नर्व पॉलिसी। इसको हम सेकंड नाम जो देते हैं वो बेल्स पॉलिसी भी कहते हैं या सेवेंथ क्रेनियल नर्व पॉलिसी भी कहते हैं। और मोस्ट लाइकली ये जो डिजीज है अननोन काज है, इसका कोई भी काज नहीं होता, आइडियोपैथिक होती है। मगर कभी कभार ये एसोसिएटेड विथ अदर डिजीज के साथ, जस्ट लाइक एड्स, सार्कोइडोसिस, मेनिंजाइटिस, लाइम डिजीज और हर्पीस जोस्टर डिजीज। इन 5 डिजीज के साथ ये हो सकती है। अच्छा, ये क्यों होती है? ये मोस्ट लाइकली जो होती है ये फेशियल नर्व होती है जो क्रॉस करती है हमारी जो है ना स्टालोमेस्टोइड फोरामेन और फेशियल नर्व कैनाल। उसमें जो है नर्व जहां से क्रॉस होती है तो वहां पे इंफ्लामेटरी रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से नर्व जो होती है वो डैमेज हो जाती है या वीक हो जाती है, जिसकी वजह से फेशियल नर्व पॉलिसी होती है और उसकी वजह से होती है। और ये मोस्ट लाइकली जो होती है यूनिलेटरल होती है, यानी कि एक तरफ होती है। और अगर खुदा न खास्ता इट इज बायलेटरल हो जाए, यानी कि दोनों तरफ हो जाए और एसोसिएटेड विथ अदर सीएनएस डिसऑर्डर, तो फिर आपको जो है ना एमआरआई जरूर करवानी पड़ेगी। अगर ये अलोन है यानी कि यूनिलेटरल है तो फिर वो किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं होती। मगर अगर ये बायलेटरल है और एसोसिएटेड विद अदर सीएनएस डिसऑर्डर्स है तो फिर आपको एमआरआई पेशेंट की जरूर करवानी पड़ेगी। और ये मोस्ट लाइकली जो है ना आल्सो एसोसिएटेड विद डायबिटीज, मेलाइटिस और जो है ना प्रेगनेंसी में भी होते हैं। तो अब आते हैं हम जो है ना इसके साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में मोस्ट लाइकली ये यूनिलेटरल होती है और इसकी जो है ना एक साइड जो है वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो चेहरे पे जो रिंकल्स है वो आपके कम मन बनेंगे। उसके बाद जो आपकी आंख है जिस तरफ यानी कि ये पालसी होगी, चाहे आप लेफ्ट की तरफ हो चाहे राइट साइड की तरफ हो, तो जिस तरफ की ये पैरालिसिस होगी वहां पे आंख इसकी पेशेंट की कंप्लीटली बंद नहीं होगी, यानी कि पार्शली जो है ना बंद होगी ऐसे, यानी कि आधी खुली होगी और आधी जो है ना अब खुली बंद होगी। और जो यहाँ पे जो रिंकल्स बनते हैं फोरहेड पे वो नहीं बनेंगे। और ये जो नेजोलेबियल जो रिंकल्स है ये भी पेशेंट में नहीं बनेंगे। और जो पेशेंट का जो फेस होता है वो जो है ना हार्ड होता है और इसकी जो फाइन जो है ना यानी कि जो हमारी जो चेंज होती है, यानी कि खाना पीने में पेशेंट को जो है ना डिफिकल्टी होती है। और जो है ना अगर हम जो है इसको पेशेंट अगर ब्रश करना चाहे तो प्रॉपर तरीके से ये पानी जो है थूक भी नहीं सकता और इसका जो मुंह हो जाता है वो टेढ़ा हो जाता है। इस तरह से पेशेंट का जो है मुंह जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है और प्रॉपर तरीके से पेशेंट जो है सीटी भी नहीं बजा सकता। जो पेशेंट को जो जब ये सीटी बनानी होती है तो वो उसका जो चेहरा जो है ना मुंह है वो गोल नहीं होता, यानी कि टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है ना वो प्रॉपर तरीके से सीटी भी नहीं बजा सकता, प्रॉपर तरीके से वो कोई भी चीज उगल नहीं सकता, यानी कि बाहर फेंक नहीं सकता, चाहे वो पानी हो या कोई और चीज हो या थूक वगैरह हो। और ऐसे इसका जो है चेहरा जो है ना थोड़ा जो है ना टेढ़ा हो जाता है, यानी कि और ये जैसे मैं आपको रिंकल्स बना के दिखाता हूँ, ये पेशेंट में इस तरफ से रिंकल्स नहीं बनेगी। अगर ये मैं ये बनाता हूं तो पेशेंट के इस तरफ से जो है ना ये रिंकल्स नहीं बनेंगे, मगर इस तरफ से जो रिंकल्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है। यानी कि उसका जो लेफ्ट साइड है वो मजबूत भी होता है और ताकतवर भी होता है और उसका जो टोन जो होता है लेफ्ट साइड का वो बेहतरीन होता है। मगर जो राइट साइड का जो पेशेंट का जो टोन होता है वो हाइपोटोनिया होता है। हाइपोटोनिया की वजह से जो है पेशेंट जो है ना उसकी जो है प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज नहीं होती, यानी कि उसकी रिंकल्स भी नहीं बढ़ती फोरहेड पे और उसकी प्रॉपर तरीके से आंख भी बिल्कुल बंद नहीं होती, आधी खुली होती और आधी बंद होती है। और यहाँ पे जो नेजोलेबियल रिंकल्स है वो भी नहीं बनती प्रॉपर तरीके से। पेशेंट जो है लाफ भी नहीं कर सकता, जैसे ही वो स्माइल करेगा उसका ये जो हिस्सा है वो टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद ये पानी भी सही तरीके से जो है उगल
और सीटी भी नहीं बजा सकता। तो ये होते हैं पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसकी जो एसोसिएटेड डिजीज होती है जिसके साथ ये फेशियल नर्व पॉलिसी होती है, उसमें होती है लाइम डिजीज, मेनिंजाइटिस, हर्पीज जोस्टर, सार्कोइडोसिस और एड्स होती है। अब हम आते हैं जो ना ट्रीटमेंट की तरफ, मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, वो है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस में ये होता है कि पेशेंट अगर आपके पास पहले दिन आ जाता है, यानी कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, तो प्रोग्नोसिस इसका बहुत ही बेहतरीन है। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा गया है, खासतौर पे 60% ऑफ द केसेस ऑफ बेल्स पॉलिसी विदाउट एनी ट्रीटमेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। और 10% केसेस ऐसे होते हैं बेल्स पॉलिसी के जिनकी जो है परमानेंट फेस जो है ना वो डिस्फिगर्ड हो जाता है, यानी कि उसका जो चेहरा जो है वो डिस्फिगर्ड हो जाता है, यानी कि टेढ़ा रहता है। वो तकरीबन 10% केसेस में होता है और 60% केसेस में पेशेंट को ट्रीटमेंट की कतई भी जरूरत नहीं होती। और प्रोग्नोसिस का डायरेक्ट जो वास्ता होता है वो होता है अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली स्टार्टमेंट ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर बेल्स पॉलिसी एसोसिएटेड विद जो है डिजीज है अदर्स, तो पहले आपने उस डिजीज को जरूर जो है ट्रीट करना है। जैसे लाइम डिजीज है, सार्कोइडोसिस है, एचआईवी है, मेनिंजाइटिस है या हर्पीज है, तो उसको आपने जरूर ट्रीट करना है। उसके बाद आपने फेशियल नर्व पॉलिसी को भी ट्रीट करना है। अगर कोई भी एसोसिएटेड डिजीज नहीं है या बायोलेटरल नहीं है और अदर कोई भी सीएनएस डिसऑर्डर नहीं है और बेल्स पॉलिसी ओनली यूनिलेटरल है, तो इसमें जो है सबसे जो बेहतरीन जो ट्रीटमेंट है वो है डेल्टा कार्टल या प्रेडिनिसोलोन टेबलेट, जो आपको फर्स्ट डे पे ही शुरू करनी पड़ेगी। और इसका कम से कम जो अडल्ट में डोज है वो है 60 मिलीग्राम डेली, और ज्यादा से ज्यादा जो डोज है वो है 80 मिलीग्राम डेली। और ये डोज आपने देना है कम से कम 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए कम से कम 60 से 80 मिलीग्राम डेली आपने डेल्टा कार्टल देनी है या प्रेडिनिसोलोन टेबलेट देनी है। 5 दिन के बाद आपने जो है डोज को टेपर डाउन करना है अप टू 10 डेज तक। 10 डेज तक आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली डेल्टा कार्टल का डोज जो है कम करके 0 तक लाना है, यानी कि टोटल जो डेल्टा कार्टल की थेरापी होगी वो होगी 15 दिन। एक ये थेरापी है। और दूसरी थेरापी ये है कि आप शुरू में ही जैसे ही पेशेंट आपके पास पहले दिन से ही आता है तो आप उसको जो है ना 50 मिलीग्राम डेल्टा कार्टल या प्रेडिनिसोलोन दे दें, और कम से कम आपने 10 दिन देनी है, इससे ज्यादा कम नहीं देनी है। 10 दिन डेल्टा कार्टल देनी है, 50 मिलीग्राम डेली, 50 मिलीग्राम डेली टेबलेट देनी है डेल्टा कार्टल की। तो ये हो गए 2 ऑप्शन ट्रीटमेंट के जो हमने देने हैं डेल्टा कार्टल के साथ। अब आ जाते हैं फिजियोथेरेपी। तो क्या फिजियोथेरेपी का बेल्स पॉलिसी में कितना रोल है? मेरे नजर में अगर डेल्टा कार्टल के साथ आप फिजियोथेरेपी पेशेंट की करवाते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, और आपका जो पेशेंट जो है ना उसका जो प्रोग्नोसिस है उसकी स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगी। यानी कि फिजियोथेरेपी इज मस्ट फॉर एवरी पेशेंट बिलोंग टू बेल्स पॉलिसी, चाहे उसका जो कोई भी सबब हो, चाहे वो यूनिलेटरल हो या एसोसिएटेड विद अदर डिजीज हो, मगर आपने फिजियोथेरेपी पेशेंट की जरूर करवानी है और उसके साथ आपने डेल्टा कार्टल टेबलेट जरूर देनी है। अब आते हैं इनके बेल्स पॉलिसी कैसे और कब होती है। तो बेल्स पॉलिसी का कोई भी टाइम और टेबल नहीं होता, ये सडनली आती है और अचानक आपके चेहरे पे जो नजर आती है और आपको साइन एंड सिम्टम्स नजर आते हैं बेल्स पॉलिसी की। आपका काम ये है कि जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और जितना जल्दी हो सके अपनी ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। जैसे ही आपने अगर लेट कर दिया या आपकी जो है ट्रीटमेंट देर से शुरू होती है और आप देर से डेल्टा कार्टल यूज करते हो या फिजियोथेरेपी आपकी देर से शुरू होती है, तो फिर आपका जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत ही पुअर होता है, यानी कि डेड होता है। तो कोशिश ये करें कि जैसे ही आपको बेल्स पॉलिसी आपके चेहरे पे नजर आए या आपके पास कोई भी पेशेंट नजर आए या आपके पास पेशेंट आ जाता है, तो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट तो बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय मूवी। गॉड ब्लेस यू।